गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हमने रियल एनालिसिस में डिस्कस करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे काउंटेबल अनकाउंटेबल के कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के। ठीक है ना। तो उसी लेक्चर को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमने बोला था कि अब जो हम लेकर आएंगे वो सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर लेक्चर लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीमम इन्फीमम की। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है सुप्रीमम इन्फीमम का, अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा डीप स्टडी है रियल लाइन की। इनडायरेक्टली रियल लाइन के ऊपर पूरा दिया गया है। ठीक। और अगर रियल लाइन नहीं है तो आपके पास दो तीन तरीके की फील्ड है। एक तो कॉम्प्लेक्स फील्ड है, एक रियल फील्ड है, एक रैशनल फील्ड है, और बाकी जो रिमेनिंग रहती है अपनी क्यू के एक्सटेंशंस रहते हैं और फाइनाइट फील्ड रहती है ना। तो हमारा जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट क्यू और आर के ऊपर है यहाँ। ठीक है। यानी कि मेन काम ओवरऑल अगर कहा जाए तो फील्ड की स्टडी है, रियल लाइन की स्टडी है पूरी इस टॉपिक पे। ठीक। तो जनरली बात करें कि फील्ड क्या होती है, फील्ड के बारे में अगर कहा जाए तो हाउ यू डिफाइन फील्ड। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। अगर आप रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी या ग्रुप थ्योरी वाली फील्ड की समझ रहे हैं तो वो वाली डेफिनेशन तो रहती ही रहती है। लेकिन हम रियल एनालिसिस में बात करें तो फील्ड की क्या डेफिनेशन रहेगी। एक सेट, ऐसा सेट एफ, अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, अ सेट एफ। ठीक है। इस सेट टू बी फील्ड, इज सेट टू बी फील्ड। ठीक। इफ एटलीस्ट उसके पास दो एलिमेंट होने चाहिए, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड्स। पहली प्रॉपर्टी है कि भाई ए प्लस बी का जो सम है वो फील्ड के पास ही होना चाहिए, एफ सेट एफ के पास होना चाहिए। अभी फील्ड तो गलत बोलना है यार, क्योंकि अभी हमने सेट मान के चले हैं एफ को, तो उसको फील्ड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता रहे हैं। दूसरा, ए माइनस बी भी एफ के पास होना चाहिए। तीसरा, ए इंटू बी भी एफ के पास होना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी है ए अपॉन बी बिलोंगिंग्स टू एफ होना चाहिए फॉर ऑल बी, जब वो नॉन जीरो हो। ठीक। तो अगर ये चार चीजें होल्ड हो जाती हैं तो हम ऐसे सेट को एफ को फील्ड बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड। सही है। बट इंटीजर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, ये सब क्या है, नॉट फील्ड। ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इनमें अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। फॉर एनी ए बी द सम ऑफ ए और बी मस्ट बिलोंग्स टू द एफ सेट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रिंग थ्योरी के अंदर, फील्ड थ्योरी के अंदर। ये क्या है, ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए। ए माइनस बी मस्ट बिलोंग्स टू एफ। तो ये क्या है, बी का इनवर्स ही तो है, तो इनवर्स की भी एग्जिस्टेंस आ गई। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई है। तो यानी कि इनडायरेक्टली ये चार प्रॉपर्टी ओवरऑल मिलके पूरा ही फील्ड बनाएंगी। ठीक है ना। तो ये तो बात रही कि भाई हमारी फील्ड क्या होती है ना। और तो जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप ए को दो और बी को तीन ले लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, बाकी सब पास हो जाएंगी सेट ऑफ इंटीजर पे, है ना। नेचुरल नंबर में आप ए को दो बी को तीन ले लो फिर से, तो ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ये वाली भी फेल हो जाएगी, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये क्या बनने में नहीं जा रहा है, फील्ड बनने में नहीं जा रहा है ना। तो ये तो बात रही अपनी किसकी, फील्ड की। इसके बाद जो आता है ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है,
यानी कि यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज आई होंगी ना, ऑर्डर मैटर कर रहा होगा। जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो ऑर्डर फील्ड नहीं होता, आप उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, ठीक, क्योंकि वो मल्टी वैल्यूड में चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप आई ले लो और माइनस आई ले लो, तो इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तो देखो भाई क्या है, इसकी भी वन है और इसकी भी वन है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इक्वल तो है नहीं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, तो इनके बारे में क्या कहें। तो इनके ऊपर ऑर्डर मैटर नहीं कर पा रहा, लेकिन रियल नंबर में आपको लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी पता ही होगा कि अगर m और n दो रियल नंबर हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन हमेशा होल्ड होता है, इधर या तो m छोटा होगा n से, या m n के इक्वल होगा, या फिर m बड़ा होगा n से। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ भी होल्ड नहीं होता। हाँ, तब होल्ड होता है जब वो r के सबसेट्स पे चले जाते हैं आप, लेकिन जब इमेजनरी फील्ड में लेकर जाएंगे, इसको इमेजनरी नंबर में लेकर जाएंगे, तब आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, आप यही नहीं बता पाएंगे कि 1 + i और 1 - i में कौन छोटा कौन बड़ा, जबकि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू √2 रहने वाली है, सेम लेंथ पे होंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ऑर्डर यही नहीं पता ना, तो यही है ऑर्डर, ठीक। तो कैसे डिफाइन किया गया ऑर्डर को, तो ऑर्डर्ड फील्ड, अ फील्ड एफ is said to be ordered, uh, a field F is said to be an ordered field if, तो क्या कंडीशन लगाएं, तो इसमें ऑर्डर मैटर करना चाहिए, है ना। तो इफ पहली कंडीशन है, अगर a लेस देन इक्वल टू b है, पहले ऐसा होना चाहिए, देन a प्लस c इज लेस देन इक्वल टू b प्लस c फॉर ऑल c जो f से आते हैं। यानी कि आप कोई भी नंबर जोड़ें या घटाएं तो उससे फील्ड, उससे इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, सबसे पहली डिमांड तो उसकी यही है। तो ये ऐसा तो तभी होगा जब ऑर्डर फिक्स हो, है ना, कि कोई भी नंबर जोड़ने पर ये जो इक्वालिटी है, जो ये जो इनइक्वेशंस है ना, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा चीज, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, a को आप i ले लोगे, b को आप -i ले लो, तो आप ऐसा मान लो कि दोनों 0 से बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन a इंटू बी मिलके कितना हो गया, -1 विच इज लेस देन 0। सही है, तो दूसरी प्रॉपर्टी इस चीज को देखकर बनाई गई है। तो अगर कोई भी चीज ये इन दो चीजों को सेटिस्फाई करती है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू एफ, तो ऐसी चीजों को हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आपके रियल नंबर की फील्ड और रैशनल नंबर की फील्ड, ठीक, ये तैयार हो गई। तो अब फील्ड की बात हो गई, ऑर्डर्ड फील्ड की बात हो गई, तो अब हम बिहेवियर क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई हमने फील्ड में देखा तो आर और क्यू भी फील्ड हैं, ठीक, आर और क्यू ये भी ऑर्डर्ड फील्ड हैं, लेकिन आर और सी में ये तो फर्क पता चल गया कि चलो सी फील्ड है लेकिन सी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, तो सी और आर आपस में डिफरेंट टू ईच अदर हो गए ऑर्डर्ड होने की वजह से। लेकिन हाउ यू कैन डिफाइन कि आर और क्यू दोनों आपस में अलग अलग फील्ड हैं, तो यानी कि क्वेश्चन कहां पे आके फंसा कि हाउ क्यू एंड आर आर डिफर टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है हम क्या पूछना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने दो तीन चीजें निकाली हैं, ठीक। जनरली एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये
9th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि देयर इज नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज प्राइम नंबर, है ना। तो ये थ्योरम रहती है देयर इज, ये बहुत ज्यादातर पूछ ली जाती है ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे। सही है, देयर इज नो रैशनल नंबर सच दैट से एक्स, सच दैट कि उसका स्क्वायर करने पे 2, 3, 5 कुछ भी ले लो, 7, 11 इस टाइप की प्राइम नंबर टाइप्स की चीजें नहीं आएंगी। ठीक, तो आप इसको यूक्लिड लेमा और से प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, सिंपली जीसीडी का कॉन्सेप्ट रहता है। आप एक्स की क्या है, लिस्ट फॉर्म मान लीजिए, एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यू सच दैट जीसीडी पी क्यू का 1 मान लीजिए, और पी क्यू कहां से आते हैं, इंटीजर से आते हैं, और क्यू कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ठीक, तो एक्स स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। मान लेंगे ऐसा पॉसिबल हुआ कि एक्स स्क्वायर 2 बन जाता हो, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर किसके बराबर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि किसी का स्क्वायर जो है इवन नंबर है, तो यहाँ से इंप्लाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज पी मस्ट बी इवन। जब पी मस्ट बी इवन है, तो पी की जो फॉर्म होगी वो लगभग पी इज इक्वल टू 2k टाइप से होगी, या 2m टाइप से, या 2n टाइप से, फॉर सम के बिलोंगिंग्स टू जेड। दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर चिपका दो यहाँ, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर के आगे 2k स्क्वायर का मल्टीपल, तो यहां से पता चल गया q मस्ट बी इवन। तो q की फॉर्म कैसी, मान लो 2m टाइप की। सही है, तो ये p आ गया, ये q आ गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ पी क्यू जो होगा वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि जीसीडी जो है वो 1 है, तो यानी कि हमने क्या गलत माना, कि ऐसा कोई एक्स है जिसका स्क्वायर क्या बनता है, 2 बनता है, तो ये हमने गलत माना है। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर 2 बनता हो। ठीक, ये थोड़ा सा रहता है। ऐसे आप 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए प्रूफ कर सकते हैं विद यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। बस यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे तो 3 का मल्टीपल, 5 लिखोगे तो 5 का मल्टीपल, 7 लिखोगे तो 7 का मल्टीपल, बस ये कॉन्सेप्ट हमारे रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो है इसमें के बाउंडेड अबव सेट है। बाउंडेड अबव सेट, नाम से पता चल रहा है कि बाउंडेड होना चाहिए, और अबव मतलब आगे से होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सेट्स जो आगे से बाउंड हो, बाउंडेड अबव, तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, सिंपल है एकदम। सच अ सेट ए इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दैट अ नंबर जो हमें मिला है ना। अ सेट एस is said to be bounded above if there exists a real number s belonging to R such that all elements of A is less than equal to s for all x जो कहां से आते हो, s से आते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी, बाउंडेड अबव। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक एस ऐसा मिलना चाहिए, स्मॉल एस, जहां पर एस, तो एस के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर इस नंबर से छोटे और इक्वल अगर रहना शुरू हो गए फॉर ऑल एक्स, तो ऐसी चीजों को हमने बोल दिया कि इस नंबर ने इस एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स को बाउंड कर दिया।
अगर ये एस बाउंड हो गया तो एस के बाद के जितने भी नंबर हैं सब किसका काम करेंगे, इसके लिए बाउंड्स का ही काम करेंगे। ठीक, तो सच एस इज नोन एज अपर बाउंड्स, अपर बाउंड फॉर कैपिटल एस। तो ऐसे एस को हमने नाम दिया है कि भाई तुम क्या कहलाओगे, अपर बाउंड कहलाओगे। सही है, सच एस इज नोन एज द अपर बाउंड फॉर कैपिटल एस एंड स्मॉल एस से लेकर इंफिनिटी तक इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। अब जो चीज एस को एक्सीड करके नहीं गई तो वो एस के बाद वाले एलिमेंट्स को एक्सीड कर जाएगी क्या, नेवर एक्सीड ना। सो सच, तो यहां से जितने भी एलिमेंट होंगे सब सब किसका काम करेंगे, ऑल फॉर्मिंग द रोल ऑफ अपर बाउंड फॉर सेट एस। तो इनडायरेक्टली हमें, तो जरूरी नहीं है कि भाई, ऐसा हो सकता है कि भाई एस अपर बाउंड्स की कलेक्शन में इंक्लूड हो भी और नहीं भी, है ना। तो और की पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है कि ऐसा भी हम बिहेवियर देख सकते हैं कि वो इंक्लूडिंग में आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है ना, तो ऐसा तब हो सकता है कि भाई चलो कि एस का कोई भी ऐसा एलिमेंट कैपिटल एस के पास चला जाए, ऐसा कोई भी एक्स मिल जाए जो एस के बराबर बनता हो तो वो कैपिटल एस के पास चला जाएगा। तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसा भी हम जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, उसके बाद अपर बाउंड क्या होते हैं और कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड कैसे बनती है। ठीक, ऐसे ही सेम मैनर में अपना जो है वो है बाउंडेड बिलो सेट। क्या है, बाउंडेड बिलो सेट। जैसे कि आपने सेम मैनर में डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो की, आपने आगे से बाउंड करा, इस बार पीछे से बाउंड करना है। तो यानी कि एस के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इस बार बड़े और इक्वल होने चाहिए उस एलिमेंट से, है ना। तो अ सेट एस इज बाउंडेड बिलो। तो बिलो नाम से पता चल रहा है कि पीछे से बाउंड होना चाहिए ना, बाउंडेड बिलो सेट इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k belongings to R such that के S के जितने भी एलिमेंट है वो K से बड़े या इक्वल होना है फॉर ऑल X belongings to S। ठीक, तो यानी कि S के एलिमेंट कहां रहते होंगे, इधर की तरफ ही रहते होंगे सब। तो इस नंबर से हमेशा बड़े और इक्वल रहने चाहिए, इसके पीछे ना जाए। इफ सच थिंग्स होल्ड्स देन सच K is known as lower bound for S। ठीक, तो ये एस के लिए किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि एस के एलिमेंट यहीं पे आके, क्या पता एस के एलिमेंट यहीं पे रुक जाए, इसके बाद आए ही ना कभी। तो लेकिन बस इतना बता दिया कि के आगे। ठीक, तो देन और माइनस इंफिनिटी से इधर के इंक्लूड और माइनस इंफिनिटी से ये वाला एक्सक्लूड और इंक्लूड करता हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल, ये किसकी कलेक्शन हो गई, लोअर बाउंड्स की कलेक्शन हमने बना के तैयार कर दी। सही है ना, तो हमने यहां से जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उन सबकी कलेक्शन बना के तैयार की है। अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड हो गया, है ना, बाउंडेड अबव हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। अब यहां से जो डेफिनेशन बनी है वो बनी है बाउंडेड सेट की। किसकी डेफिनेशन आई है, ये बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, पहले इनको थोड़ा सा इनका यूज रहता है ज्यादातर, है ना। तो बाउंडेड सेट क्या होते हैं,
a set S is said to be bounded if there exist R and T belongings to S, sorry, T belongings to R such that, तो S के जितने भी एलिमेंट हैं वो T से बड़े और इक्वल रहने चाहिए और R से छोटे और इक्वल रहने चाहिए फॉर ऑल X belongings to S, ठीक। देन सच अ सेट आर नोन एज द बाउंडेड, मतलब ऐसा सेट जिसके पास अपर बाउंड भी मिले और लोअर बाउंड भी मिलता हो, ठीक है ना। तो देखो अगर बात करी जाए एग्जाम्पल्स की, तब क्या एग्जाम्पल बनेंगे? बाउंडेड अबव सेट, ऐसे सेट जो आगे से बाउंडेड रहते हो उनके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? जैसा कि फाइनाइट सेट ले लीजिए कोई भी, है ना। अगर इनफाइनाइट सेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं तो आप नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप 1 2 3 से लेके 100 तक ले लीजिए। तो 100 के बाद कोई भी, तो 100 के बाद 101 जो है इसके लिए किसका काम करना शुरू कर देगा? अपर बाउंड का काम करना शुरू कर देगा। और इसके लिए 0 जो है वो लोअर बाउंड का काम शुरू कर देगा, है ना। इवन 1 और 100 भी, 1 किसका काम कर देगा? 1 भी लोअर बाउंड का काम कर देगा और 100 भी किसका काम कर देगा? अपर बाउंड का काम कर देगा, है ना। तो ये तो फाइनाइट के केस में। इनफाइनाइट के केस में आप ऐसे ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर आइए और 1 2 3 तक रुक जाएगी, 3 से लेके 100 तक रुक जाएगी, तो 100 इसके लिए अपर बाउंड का काम शुरू कर देगा। तो ये तो एग्जांपल हो गया बाउंडेड अबव के लिए। बाउंडेड बिलो के लिए आप सीधा सीधा नेचुरल नंबर से अच्छा कौन एग्जांपल हो सकता है? नेचुरल नंबर सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बाउंडेड बिलो सेट के लिए, है ना। होल नंबर सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ना। बाउंडेड सेट्स के लिए क्या कहना एग्जांपल ले सकते हैं आप? कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए, ठीक है। कोई भी क्लोज इंटरवल ले लीजिए, कोई भी ओपन इंटरवल ले लीजिए, है ना। कोई भी सेमी क्लोज सेमी ओपन ले लीजिए, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो ये सब किसके एग्जांपल रहने वाले हैं? हमारे बाउंडेड सेट्स के एग्जांपल रहने वाले हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई कि बाउंडेड सेट्स क्या है, लो क्या है, अब क्या है। इसके बाद जो है अगला वो है अनबाउंडेड सेट, ठीक। such as sets are said to be unbounded if it is not bounded। तो अनबाउंडेड में 3 टाइप की चीजें आ गई, या तो आगे से बाउंड ना हो, पीछे से बाउंड ना हो, या दोनों तरफ से बाउंड ना हो, है ना। तो 3 टाइप की है। तो मैंने इसको 2 ही टाइप में कन्वर्ट कर दिया, वन साइड बाउंडेड, सही है, एंड वन साइड अनबाउंडेड। तो ये एग्जाम्पल किसका रहेगा? रहेगा अनबाउंडेड का ही। एंड यहां पर दूसरी साइड, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? बोथ साइड अनबाउंडेड। तो दोनों साइड अनबाउंडेड रहे तो जाएगा किसमें? वो अनबाउंडेड सेट में ही जाएगा, ठीक है। बोथ साइड या बोथ साइड्स अनबाउंडेड, है ना। जैसे कि यहां पर आप वन साइड बाउंडेड वन साइड अनबाउंडेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इन होल होल नंबर ले लीजिए, दोनों दोनों साइड अनबाउंडेड रखनी है, सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए। तो ऐसी चीजें जो प्रॉपरली बाउंडेड ना हो, बाउंडेड तो मतलब एक, यानी कि जैसे आपने बाउंडेड में बोला कि आर और टी मिलने चाहिए जो इस बात को होल्ड करे, तो ऐसे आर और टी कभी मिलेंगे ही नहीं कि सेट के एलिमेंट उनसे बाउंड हो पाए। हर बार कोई ना कोई एलिमेंट उनके बैरियर को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई बाउंडेड सेट्स अनबाउंडेड सेट्स, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे अगला जो है वो है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है ना।
लीस्ट अपर बाउंड, ये क्या चीज है? तो लीस्ट अपर बाउंड, मान लीजिए आपके पास कोई ए सबसेट है आर का एंड बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक, कैसे डिफाइन करें? दूसरी डेफिनेशन कर दें, सिंपल डेफिनेशन दे देते हैं। लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एंड बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड, बी नॉन एम्प्टी। तो इसकी डिमांड है कि भाई बाउंडेड तो हो, लेकिन या तो बाउंडेड हो या केवल बाउंडेड अबव से भी काम चल जाएगा इसका। ये कह रहा है कि मेरा बाउंडेड अबव से भी काम चल जाएगा, बाउंडेड बिलो हो या मत हो, मुझे उससे कोई लेना देना चाहिए, है ना? सही है। लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड या बाउंडेड अबव सेट। इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है। देन द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, then the smallest upper bound in the collection of all upper bound, in the collections of all upper bounds। तो क्या चीज मांगी इसने कि अपर बाउंड्स की कलेक्शन में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, is called least upper bound। सही है। इट इज ऑल्सो known as it is also known as supremum, ठीक, and denoted by SUP of A और LUB of A, least upper bound of A। ठीक, ये डेफिनेशन है हमारी लीस्ट अपर बाउंड की। तो ये है भाई भाई तो अपर बाउंड की कलेक्शन तो ये है। तो इनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सेट के लिए सुप्रीमम का काम करेगा। तो इट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सेट। ठीक, सही है ना? तो अपर बाउंड्स की कलेक्शन में जो सबसे छोटा वो सुप्रीमम। ठीक, तो ये बात हुई लीस्ट अपर बाउंड की। अब अगला जो है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये क्या होता है? तो लोअर बाउंड की कलेक्शंस में सबसे बड़ा। सही है। इन द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, द मैक्सिमम एलिमेंट, है ना? अगर यहां पे बात करी जाए तो यहां क्या था? द मिनिमम एलिमेंट, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट लिखा है ना आपने, इन स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, तो वहां पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। सही है। तो लेट, क्या डेफिनेशन देंगे इसकी? लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, लेट ए बी द या ए बी द सबसेट ऑफ आर बी द बाउंडेड ऑब्लिक, या फिर कितना चल जाए, केवल बाउंडेड बिलो भी चल जाएगा।
तो जरूरी नहीं है एकदम प्रॉपर बाउंडेड हो, बाउंडेड बिलो से भी काम चला लेगा अपना ये, है ना। ठीक, सही है। तो बी बाउंडेड एंड बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, देन द greatest element in the collection of all lower bounds is called greatest lower bound, ठीक। it is also known as infimum, तो इसको हम क्या जानते हैं, infimum के नाम से भी जानते हैं। एंड denoted by INF of A और GLB of A, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही कि भाई सुप्रीमम इन्फीमम कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है बाउंडेड सेट्स की, बाय डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स, है ना। इनकी मतलब एक एक डेफिनेशन और होती है, वो आप बुक से प्रिफर कर सकते हैं। मैंने एकदम जो डेफिनेशन ली है वो सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने कंसीडर यहाँ पर की है कि एक बार में कैसे उनको समझा जाए। वो जो डेफिनेशन है थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उनको समझने के लिए थोड़ा सी दिमाग की जरूरत पड़ती है ना। जाने को तो बता सकता हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जैसे कि सुप्रीमम की डेफिनेशन है, मैं सुप्रीमम की डेफिनेशन की बात कर लेता हूं, है ना, पहले। तो वहां क्या कहते हैं लोग, जो फॉरेन राइटर्स की बुक हैं उनमें क्या डेफिनेशन दी गई है सुप्रीमम की, एक और, जैसे कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। अनदर डेफिनेशन में लेट ए इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड ए फाइव नहीं है लेकिन सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस, a number s is called supremum of a if, पहली कंडीशन कि s को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि s मस्ट बी अ अपर बाउंड ऑफ a, s मस्ट बी एन अपर बाउंड, तो s को पहले अपर बाउंड बनना ही पड़ेगा, पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड ये है इफ b इज एनी अपर बाउंड ऑफ a, अगर बी कोई एक और नंबर है जो ए का फिर से क्या है, कोई भी अपर बाउंड है, देन कहता है कि बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, तो बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एस से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि कहने का क्या है, बी तो कोई आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है और एस भी कोई अपर बाउंड है, तो कोई भी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड एस से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि एस सबसे छोटा अपर बाउंड है। फिर अपर बाउंड्स की तो यही चीज हमने लिखी है, इन द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, सही है ना। ऐसे ही क्या है, सेम डेफिनेशन किसके लिए, इनफीमम के लिए। तो इनफीमम के लिए वो क्या बोलेगा कि
ठीक, तो सबसे पहले वही लेट करेगा कि भाई A is non-empty subset of R, then T is called infimum of A if, तो सबसे पहले बोलेगा T is a lower bound, तो T को क्या होना चाहिए, पहले तो लोअर बाउंड होना चाहिए। ठीक, दूसरा if B is any लोअर बाउंड, B कोई भी लोअर बाउंड है, देन B और T में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो T हमेशा B से बड़ा और इक्वल होना चाहिए। फिर वहां B बड़ा है, यहां B छोटा है, तो ये इसकी डिमांड रहती है। ठीक है ना, तो T इज कॉल्ड द इनफीमम, तो ये हमारी डेफिनेशन हमेशा रहती है। ठीक, तो अगला रिजल्ट क्या है इसमें, तो ये तो बात रही कि सुप्रीमम इनफीमम की डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करती हैं। ठीक, अब रिजल्ट ये है कि जैसे आपके पास सुप्रीमम इनफीमम मिल गए, तो क्वेश्चन ये है कि एक से ज्यादा सुप्रीमम होंगे, एक से ज्यादा इनफीमम होंगे या नहीं होंगे, अगर होगा या नहीं होगा ये इसके ऊपर डाउट है। अब तो रिजल्ट है, अगर बाउंडेड सेट है या बाउंडेड अब सेट है, इफ A is bounded oblique bounded above set from R से लिया गया है। ठीक है, सी हैविंग सुप्रीमम then it must be, वो यूनिक रहता है। सही है, आप दो सुप्रीमम मान लीजिए, तो सुप्रीमम है तो कोई किसी एक को अपर बाउंड बना दीजिए, किसी एक को सुप्रीमम मान के चलीजिए। ठीक है, तो वहां से क्या पता चल जाएगा, दो आप दो सुप्रीमम मान लेंगे S1 एंड S2। ठीक, तो अगर S1 सुप्रीमम है तो S2 किसका काम करेगा, अपर बाउंड का काम करेगा। तो अपर बाउंड क्या होगा, तो S2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1। ठीक, समीकरण नंबर 1। और अगर S2 सुप्रीमम है तो S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2, तो ये है। तो यहां से एक और दो से क्या पता चल गया, S1 बराबर कैसा है, S2, तो वो एकदम यूनिक होंगे, है ना। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं इजी वे में। ठीक, ऐसे ही सेम रिजल्ट किसके लिए है, इनफीमम के ऊपर है, कि इफ ए इज बाउंडेड हो या फिर कितना हो, कम से कम बाउंडेड बिलो सेट हो फ्रॉम आर, या सबसेट ऑफ आर हो जाए, हैविंग इनफीमम, तो उसके पास क्या है, इनफीमम है, देन इट मस्ट बी, वो भी कैसा रहने वाला है, सेम यूनिक। इसका भी प्रूफ एकदम ऐसा ही है। क्लियर है ना बात, बताइए। तो सुप्रीमम इनफीमम अगर एडजस्ट करते हैं तो वो एकदम कैसे रहने वाले होते हैं, यूनिक रहने वाले होते हैं। आगे बढ़ा जाए, देखो, और फिर ये तो दो रिजल्ट की बात हो गई, नोट करके लिखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, अगर ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, तो सुप्रीमम ऑफ ए जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है अपने इनफीमम ऑफ ए से। नॉन एम्प्टी, अगर ए क्या हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हो। ठीक, दूसरा चीज के सुप्रीमम ऑफ ए जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा अपने अपर बाउंड से। ठीक, ठीक है,
तीसरी चीज, इन्फीमम ऑफ ए जो होगी, ये सब चीजें हमने डेफिनेशन से ऑब्जर्व करी है। इन्फीमम ऑफ ए जो होगी वो हमेशा बड़ी और इक्वल रहेगी किससे, लोअर बाउंड से। इन्फीमम ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड से अपने बड़ी और इक्वल रहने वाली है। ठीक, चौथी चीज है इसके ऊपर मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि आपके पास दो सेट हैं, मान लो 1 2 3, और एक सेट है ओपन इंटरवल 0,1। यहां का जो मैक्सिमम एलिमेंट है ए का वो 3 है, और यहां का जो मैक्सिमम एलिमेंट है ए का वो डज नॉट एग्जिस्ट है। क्योंकि आप बन के जितना चाहें उतना क्लोज जा सकते हैं, लेकिन कभी वन नहीं बन सकते, है ना। ठीक, लेकिन इस सेट का अगर सुप्रीमम देखा जाए तो वो कितना है, 3 है, और इस सेट का सुप्रीमम देखा जाए तो वो कितना है, 1 है। तो यहां जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही सुप्रीमम है, और यहां जो सुप्रीमम है वो मैक्सिमम एलिमेंट बना ही नहीं है। तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कि अगर कोई चीज मैक्सिमम एलिमेंट है, चौथी ऑब्जर्वेशन, अगर कोई भी चीज मैक्स एलिमेंट है सेट का, तो वो डेफिनेटली सुप्रीमम ही होगा और कोई नहीं होगा। ठीक, और पांचवा, अगर कोई भी चीज मिनिमम एलिमेंट है सेट की, तो वो डेफिनेटली क्या रहने वाली है, इनफीमम रहने वाली है। अगर सुप्रीमम है, ठीक है, तो कौन सी बात सही होगी, तो क्या बात है, अगर वो सुप्रीमम है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मैक्स एलिमेंट हो। तो हम ये जो लिख रहे हैं वो जर्नली लिख रहे हैं, है ना, जर्नली, जर्नली ऐसा ट्रू रहेगा। अगर कोई इनफीमम है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है तो कि वो मिनिमम एलिमेंट हो ही हो। सही है, तो ये इम्प्लीकेशंस हैं इनके ऊपर, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट और इनके सेट्स के ऊपर। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है, सेट एक एस दे रखा है, उनको वो रियल नंबर चूज करने हैं जो x-1, x-2, x-3 के प्रोडक्ट को लेस देन 0 रखते हो। ठीक है, देन व्हाट कैन बी से अबाउट एस, सुप्रीमम ऑफ एस कितना होगा, इनफीमम ऑफ एस कितना होगा। हम ये दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान है। जब भी आपको इस टाइप की चीजें मिलना है तो आप इनका लाइन रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए, है ना, और इसको जीरो के इक्वल ट्रीट कर लीजिए। जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल तो यानी कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो बनता होगा, एक तो 1 पे बनता होगा, एक 2 पे बनता होगा, एक 3 पे बनता होगा। ठीक, आप इस इक्वेशन को गौर से देखिए, बस इतने हिस्से को। तो इनसे पूछो कि भाई जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो आप लोगों का बिहेवियर क्या है। तो ये बोलोगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो हम भी पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेंगे जब 3 से बड़ी होंगी। 3 पे बनते ही 0। जब आप दो दो और 3 के बीच में गए तब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में, तो ये तो x तो 2 से बड़ा होगा 2 और 3 के बीच में,
तो x-2 भी पॉजिटिव, x-1 भी पॉजिटिव, लेकिन ये बोलेंगे हम नेगेटिव है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। तो ठीक है साहब, नेगेटिव रह लो। ठीक, अब 1 के और 2 के बीच में जाओ। 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेकिन 2 और 3 से छोटी रहने वाली है। 2 और 3 से छोटी रहेगी तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, लेकिन ये कहेंगे हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर पॉजिटिव, तो इसके बाद अगेन नेगेटिव। नेगेटिव रीजन कहां कहां है? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 को एक्सक्लूड करोगे क्योंकि 1 पे वो 0 बनता है। और नेगेटिव कहां है? 2 से 3 तक। तो एस जो सेट है वो वास्तव में माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से तक है। ये एस है अपना, सही है ना? तो ये एस बनते ही, तो आप बताओ, तो इस सेट के पास कोई भी एलिमेंट 3 से बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो अब हम क्लेम करेंगे यहां कि 3 सुप्रीमम है। सही है, 3 सुप्रीमम है कि कोई भी एलिमेंट 3 से बड़ा नहीं है। तो 3, और लेकिन इन्फीमम के बारे में क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई इन्फीमम नहीं मिल पाएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम कितना भी पीछे चले जाएं कि ये अल्फा सुप इन्फीमम हमने इसको क्लेम किया, तो एक ऐसा रियल नंबर होगा जो इसको जंप मार के पीछे ले जाएगा, तो अल्फा बनने से रहा है ना। ठीक, मान लो यहां कोई बीटा को आप, जो 3 से छोटा है, उसको सुप्रीमम क्लेम कर रहे हैं, तो आप क्या कर लो, बीटा और 3 के बीच की डिस्टेंस का आधा कर लो और उसको जंप लगा के आगे ले जाओ, तो वो नंबर 3 से तो छोटा हो गया लेकिन बीटा से बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में बीटा भी क्या नहीं बनने वाला, फिर सुप्रीमम नहीं बना। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो लास्टली जाके हम 3 को क्लेम कर देंगे कि भाई तुम 3 क्या बनोगे, सुप्रीमम बनोगे। ठीक, बाकी इसका मैथमेटिकली प्रूफ तो थोड़ा सा रहता ही रहता है एडवांस लेवल पर। सही है, तो अगर मैं इस सेट का साइन चेंज कर दूं, अब मान लो ये सेट होता है इस तरीके से, कंडीशन होती x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। तो प्रोसेस तो यही है, बस पॉजिटिव कहां कहां है, तब उस केस में s दिखता 1 से लेकर 2 तक यूनियन, फिर 3 से इंफिनिटी। तब उस केस में सुप्रीमम ऑफ s जो होता है वो कितना रह जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। और इन्फीमम ऑफ s जो रहने वाला है वो 1 रहेगा। क्लियर है ना बात? बताइए। ये कहानी है सुप्रीमम इन्फीमम की, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, नेट में ही आया था ऐसा क्वेश्चन एक, s इज इक्वल टू, आपने वो रियल नंबर चूज करने हैं 0 से लेके 4 तक, सच दैट जहां पे sin x ग्रेटर देन 0 रहता हो। ठीक, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द सुप्रीमम ऑफ s? वो क्या रहने वाला है? पहला है सुप्रीमम ऑफ s 2 होगा, सुप्रीमम ऑफ s 1 होगा। सही है, सुप्रीमम ऑफ s 0 होगा, सुप्रीमम ऑफ s पाई होगा, या सुप्रीमम ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। चलो एक और ले लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ s पाई बाई 2। ये हमसे पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन में जनरली लोग गलती कर देते हैं, मालूम है,
मुझे एक ऑप्शन और देना चाहिए था इसमें कायदे में। चलो 4 ले लेते हैं, ठीक। यहाँ गलती ज्यादातर लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इसके गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। एक्चुअली में वो पूछ क्या रहा है, वो कौन कौन से रियल नंबर हैं 0 और 4 के बीच में जिनके लिए साइन क्या रहता हो, ग्रेटर देन 0 रहता हो। लोग क्या करते हैं, साइन की रेंज रख लेते हैं -1 से 1 तक। मैंने इसलिए वो एक ऑप्शन इसमें 1 रखा था, ताकि आंसर लोग बी ऑप्शन लगाए और निकल के खत्म कर दें इसको। वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी लोग क्या है, इसके ऊपर आंसर दे देते हैं कि 0 इंटरवल 0,4 का तो 4 ही होगा, इसलिए 4 रख दिया फिर मैंने, ठीक। तो वास्तव में ये ना तो 0,4 के ऊपर है, ना ही -1 के ऊपर, 1 के ऊपर है। ये वास्तव में कुछ नहीं, ये साइन के ग्राफ के ऊपर दिया गया क्वेश्चन है, ठीक। और थोड़ा सा और निकाल लो नीचे तक। तो ये जो वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनती है पाई पर, और ये जो वैल्यू बनती है पाई/2 पर, और ये जो वैल्यू बनती है वो कितने पर बनती है अपनी, 2 पाई। सही है। तो अब आप मुझे बताओ, x की वैल्यू तो यहां पे चलेगी x एक्सिस के ऊपर यहां, तो 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट लगभग 14 समथिंग होती है, तो 4 से तो छोटी है ना। और तो ये लगभग यहां पे आके आके रुक जाएगी 4, 0 से लेके 4 तक। तो यहां तक का ग्राफ जाएगा ये 0 से लेके 4 तक। मान लो ये फंक्शनल वैल्यू यहां, ये तो यहां पे आके ये ग्राफ रुक जाएगा। तो पॉजिटिव कहां कहां है ग्राफ, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्राफ तो केवल और केवल यहां से शुरू हुआ है और यहां पे जाके यहां पे आके खत्म हो गया बस। यहां तक ही पॉजिटिव है, जैसे ही वो पाई बनेगा वो तो 0 हो जाएगा, जैसे ही वो 0 से शुरू होगा वो तब भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि एस जो है वो तो वास्तव में 0 से लेके पाई तक ही गया बस। तो अगर एस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रखी जाए, तब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि हम 4 से आगे तो जाएंगे नहीं, 4 पे जाके तो 4 तक तो वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है यहां तक। तो ओवरऑल फाइनली हमारे पास एस है क्या, एस ओपन इंटरवल 0,पाई है। यस और नो। तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, सुप्रीमम हो गई इसकी पाई, और इन्फीमम कितनी हो गई इसकी, 0 है। इन्फीमम कितनी होगी, अगर साइन ग्रेटर देन 0 के बेस पे लोगे तो 0 होगी, है ना। तो इस तरीके से सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है, ठीक है ना। तो बाकी का जो है रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स है, कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो नोट्स वगैरह की, तो आप मैसेज करके भी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए गुड नाइट।